हेलो गाइस, वेलकम टू इजी एक्सेस अकाउंटेंसी क्लासेस। तो आज बच्चों के कहने पर हम लोगों ने अरेंज किया है एक वाइवा मॉक, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं और उन्हें किस तरह से टैकल करना है। आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए मेरे साथ इस सफ़र पर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कनिष्का, पूरा नाम कनिष्का? बस कनिष्का ही। कनिष्का ही रखते हैं आप? ओके। यस सर। आपका नाम? आफरीन। आफरीन, ठीक है। तो आपने अकाउंटिंग रेशियोज निकाले हुए हैं, वेरी गुड। उसके अलावा ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहाँ पर आपने बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट एक अकाउंट है कि नहीं? बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है। अकाउंट नहीं है। कोई सबूत है इस बात का कि ये एक अकाउंट नहीं है? मतलब ये अकाउंट से अगर नहीं है तो ये कैसे डिफरेंट है एक अकाउंट से? ये अकाउंट से डिफरेंट है इसलिए कि इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है, और उसमें अकाउंट में से डेबिट और क्रेडिट साइड्स होती हैं, इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज साइड होती है हमारी। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, और जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो इसको बनाने में एक तरह से हेल्प करते हैं। ओके। आपने यहाँ पर कुछ रेशियोज भी निकाले हुए हैं। रेशियोज की हमारी मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सोल्वेंसी रेशियो, जिसको हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी बोल देते हैं, और लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियोज। दोबारा से बताइए सीक्वेंस में। लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियोज, ठीक है। टर्नओवर रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियोज आते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर हमने कंपैरेटिव और कॉमन साइज भी बनाए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम जब बनाते हैं तो उसके अंदर बेस क्या रहता है हमारा? बेस इसमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं, तो जो मेन हेड होता है वही हमारा बेस होता है इसके ठीक अंदर। है। जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को ही हम बेस लेके चलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो प्रीवियस ईयर है, और इसमें मतलब होता क्या है, कैसे बनती है ये? सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके बाद नोट नंबर, एंड सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर रखते हैं, उसके बाद करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज, एब्सोल्यूट परसेंटेज। ठीक है, ठीक है। काफ़ी मेहनत की है फाइल में, बहुत अच्छी बनाई हुई है। थैंक यू। हमारी बुक में, हमारी बुक का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। तीनों बुक्स है ना, तीन है ना, तो तीनों के नाम बताइए। पार्टनरशिप, उसके बाद इश्यू और शेयर्स वाली बुक है, उसका नाम याद नहीं है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, आप तीनों बुक्स के नाम बताइए, इन्होंने बीच में थोड़ा गड़बड़ किया। पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट, कंपनीज बुक, कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। ठीक है। चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या है? तीनों बुक्स के में? हाँ, फर्स्ट बुक में चैप्टर्स का सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल, देन चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। सेकंड बुक में सीक्वेंस क्या है? इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। थर्ड बुक में सीक्वेंस क्या है? एक तो फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, आफ्टर दैट कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसके बाद रेशियो एनालिसिस एंड लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके, तो आपने कंपनी कवर की है एयरटेल। यस सर। वेरी गुड। तो आपने कैश फ्लो और रेशियोज इसमें कवर किए हैं, तो हम कैश फ्लो पे आते हैं, थोड़ी बात करते हैं ज़रा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर कवर होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। वेरी गुड। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मेन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है। अच्छा, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कोई भी बैलेंस शीट 11th वाली ले लो या 12th वाली ले लो, तो उसमें टोटल आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि बैलेंस शीट ठीक है। यस सर। कैश फ्लो में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये भी ठीक है? यस सर। क्या क्या तरीका है? जब हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का आंसर निकालते हैं, तो जो फाइनल आंसर होता है उन्हें प्लस एंड माइनस करने के बाद जो हमारा नेट इंक्रीज या डिक्रीज आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करने से अगर वो क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आता है तो हमारा आंसर ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब कैश फ्लो के बारे में आप मुझे बताइए, एनपीबीटी यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है? उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, प्लस माइनस जो भी होता है वो कैसे होता है? पहले तो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके। अगर वो हमारा माइनस में आंसर आता है तो वो लॉस होता है, वरना वो प्रॉफिट होता है। उसके बाद उसमें हम लोग जितने भी हमारे पास रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व वगैरह, उन सब का उसको जो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर होता है, मतलब नेट जो निकलता है उसका अमाउंट, वो हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। इंटरिम डिविडेंड जो होता है हमारा ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड करते हैं। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर वो ऐड करते हैं, और इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वो भी ऐड करते हैं। ठीक है। हमारी कितनी बुक्स हैं? 3। 3। कौन सी बुक के कितने मार्क्स हैं पेपर में? पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है तैयारी के लिए, है ना। इसमें पार्टनरशिप 36 मार्क्स की है, 24 की हमारी कंपनी है, और 20 मार्क्स की हमारी 3rd बुक होती है। ठीक है। बेसिकली वाइवा के लिए हमें इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार होना चाहिए। यस। ठीक है। एनीवेज, आपने अच्छा किया है। एक दो क्वेश्चन हम ज़रा रेशियो पे और थोड़ी बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा क्यों निकालते हैं हम? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है, वो फॉर्मूला क्या है उसका? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। हमारी 4 मेन कैटेगरीज होती हैं रेशियोज की। यस सर। कौन सी कैटेगरी है उनमें से जो हमें ये बताती है कि एक बिजनेस अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूज कर रहा है कि नहीं? सॉल्वेंसी रेशियो। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार। ऐसे कौन से रेशियोज हैं जो ये बताते हैं कि बिजनेस के रिसोर्सेज ठीक से यूज हो रहे हैं या नहीं? रिसोर्सेज का मतलब आप जानते होंगे, हमारे जो साधन हैं दरअसल वो ठीक से यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो सर फर्स्ट वाला जो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फर्स्ट रेशियो? हाँ। नो, द करेक्ट आंसर इज एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज जिसे हम बोलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें इन्वेंट्री के यूजेस के बारे में बताता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमें डेटर्स के बारे में बताता है, बीआर के बारे में बताता है, तो वो रेशियोज आते हैं हमारे। ठीक है। नेक्स्ट, आपका नाम? निपुण। निपुण। आपका नाम? तन्मय। तन्मय। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट। वेरी गुड। तो आपने कौन सी कंपनी कवर की है? रिलायंस। रिलायंस। ठीक है। आपने बैलेंस शीट बनाई है। यस सर। बैलेंस शीट के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है? ऊपर टाइटल में क्या लिखा जाता है? फॉर द ईयर एंड। बैलेंस शीट में लिखा जाता है फॉर द ईयर एंड नहीं, उसमें लिखा जाता है एज एट। ठीक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया है। ठीक है। करंट एसेट्स होती हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर। करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से सब हेड्स हैं?
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, आप ट्राई करेंगे? इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिट रिसीवेबल्स और एक ट्रेड होता है रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, और लास्ट होता है एक अदर अदर करंट Current एसेट्स। एसेट्स। ठीक है, एक बिल्डिंग जो हमने खरीदी है वो बैलेंस शीट में कहाँ नजर आएगी? एसेट साइड, एसेट्स में कहाँ? अगर हमने बिल्डिंग खरीदी है तो वो आएगी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट नॉन एसेट्स, करंट एसेट्स में। उसमें कहाँ पर? नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट, प्रॉपर्टी sorry, प्लांट एंड plant इक्विपमेंट, equipment। ठीक है। उसके अलावा एडमिशन पे चलते हैं ज़रा थोड़ा सा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट होता है जब प्रीमियम वो लेकर आता है आने वाला पार्टनर? प्रीमियम वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप ट्राई करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जाता है क्योंकि जो नया पार्टनर आता है वो नए प्रॉफिट्स में हकदार होता है पर उसने कोई पीछे मेहनत नहीं की होती, इसलिए प्रीमियम लाया जाता है। उस प्रीमियम को पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उन्हें बांटा जाता है। बिल्कुल ठीक है। इसके कुछ केसेस होते हैं जैसे जो प्रीमियम हमने बांटा, पार्टनर्स उस प्रीमियम को अपने कैपिटल अकाउंट में वापस ले भी सकते हैं। काफ़ी है। डिसोल्यूशन के टाइम पर कौन सी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजी जाती हैं? दो तीन एग्जांपल। जो एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं भेजी जाती, जो कैश में नहीं हम ले सकते। नाम एग्जांपल बताइए। एग्जांपल जैसे कैश, कैश हो गया एक तो, और कैश या बैंक का बैलेंस हो सकता है, और हम कैश, बैंक और एक आप बताएंगे? कैश, बैंक, गुडविल, अगर गुडविल भेजी जा सकती है। गुडविल भेजी जाती है। उसके अलावा मैंने पूछा कौन सी नहीं भेजी जाती है। दो एग्जांपल आपने बता दिए हैं, एक दो एग्जांपल और। कौन सी नहीं भेजी जाती? चलिए कोई नहीं, आप मुझे ये बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज़ होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वो चीज़ें होती हैं जो 90 डेज़ के अंदर हम कैश में ले सकते हैं। उसमें एक तो कैश और बैंक का बैलेंस होता है, उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, उसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स ठीक हो है। सकती हैं। काफ़ी, थैंक यू। नेक्स्ट, बैठो बेटा। कौन सी कंपनी के ऊपर आपने फाइल बनाई है? टाटा। टाटा, ठीक है। एक्टिविटी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज आते हैं? एक्टिविटी में ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। आप बताएंगे कि गलत बता रहे थे आप? एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो का दूसरा नाम भी होता है कुछ? वर्किंग कैपिटल रेशो। एक्टिविटी रेशियो अपने आप में एक मेन कैटेगरी है। मेन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अलग होता है। एक्टिविटी रेशियो बेसिकली हम टर्नओवर रेशियोज के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था। टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम होता है एक्टिविटी रेशियो। तीसरा नाम भी है क्या कोई?
चलिए कोई नहीं, आप पहले मुझे बताइए। हाँ जी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल Inventory टर्नओवर turnover रेशियो। ratio। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम्म, एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। हम्म, और ठीक है, काफ़ी है। करंट रेशियो जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन माई करंट लाइबिलिटीज। तो इसके अंदर जो करंट एसेट्स आप बता रहे हैं तो वो बैलेंस शीट से एज इट इज उठा ली जाती हैं या कुछ चेंज करके ली जाती हैं? उसमें इन्वेंट्री में से लूज और एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स और स्पेयर्स को माइनस करके फिर ली जाती हैं। और कुछ चीज़ ऐसी? नहीं। बस। आप इसमें कुछ और है? नहीं, सेम है। लूज टूल्स माइनस होते हैं बस। डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन लेते हैं कि नहीं? नहीं, डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होता है कि नहीं? नहीं। तो ऐसा होता है कि नहीं? होगा डेट कलेक्शन पीरियड क्या होता है? कि अपन से जो कौन ट्राई करना चाहेगा? जो सर डेटर्स का जो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है एक ईयर में, उसे कहते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होता है डेट कलेक्शन पीरियड? उसके लिए सर डेज में निकालना है तो 365 और अपॉन में जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है उसे लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है? गुडविल अगर कम हो रही है तो उसका कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट है? सर कम हो रही है मतलब अमोर्टाइज हो रही है, वो ऑपरेटिंग में ऐड होगी। ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का क्या ट्रीटमेंट है? उसको ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में से माइनस। फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है? इन्वेंट्री एट बिगनिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेशियो किसे कहते हैं? जो हमारी मतलब वर्किंग कैपिटल है वो मतलब कितने टाइम तक हम उसको यूज। फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला। वर्किंग कैपिटल अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सही कह रहे हैं ये? नहीं सर, RFO अपॉन में वर्किंग कैपिटल। मैंने पूछा वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला। आप जो बता रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का करंट फॉर्मूला है। एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। हाँ, करंट रेशियो का ही दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है। ठीक है। नेक्स्ट लाइए बेटा, कौन सी कंपनी आपने कवर की है? मैंने सर टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स। ठीक है। योर गुड नेम? कार्तिक मेहता। कार्तिक। आपका? संस्कार। संस्कार। ठीक है। एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो बैलेंस शीट में कहाँ नजर आएंगे? हमारी बैलेंस शीट में, जिसने शेयर्स परचेज किए। इन्वेस्टमेंट उसमें आएंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएंगे। ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर एक हमारा सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अंदर आने वाले कुछ आइटम के नाम बताइए। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिडेम्पशन प्रीमियम एंड बैलेंस ऑफ सरप्लस, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, ठीक है। देखिए, मैंने एक मशीन खरीदी तो उसके पैसे गए होंगे, तो वो मैं कैश फ्लो के अंदर कौन सी एक्टिविटी में दिखाता हूँ? इन्वेस्टिंग में दिखा देता हूँ। मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल बताओ जिनका चेंज सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर अंदर ही रहता हो, मतलब जो किसी और एक्टिविटी को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब ये तो उन्हीं का ही नाम है। ठीक है। बैलेंस विद बैंक और बैंक ड्राफ्ट, चेक इन हैंड। ठीक है, ठीक है। अदर करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं? अदर करंट एसेट्स उसके अंदर आता है जैसे हमारा
call in arrears. हम्म, Okay, call in arrears. Accrued income बिल्कुल ठीक है। और prepaid expenses. प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। जब हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम किसे बेस मानते हैं, कौन से आइटम को बेस मानते हैं? Revenue from जब हम P&L बना रहे हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और बैलेंस शीट के अंदर किसे बेस टोटल मानते हैं। टोटल ऑफ बैलेंस शीट, Total of यानी कि balance टोटल sheet ऑफ of- एसेट्स और टोटल total ऑफ of liabilities. लायबिलिटीज। वेरी गुड। नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 200, इसमें इनटू 100 क्यों किया जाता है? क्योंकि परसेंटेज की टर्म्स में निकालते हैं। ठीक है। करंट रेशियो का कोई आइडियल रेशियो होता है? Current ratio 2:1. और क्विक रेशियो का? 1:1. ठीक है। मैंने उधार पे कुछ गुड्स खरीदे, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं? ऑपरेटिंग है। कैश फ्लो में इसको कहीं जगह मिलेगी? क्रेडिट परचेज की नहीं। कहीं पर जगह नहीं मिलेगी। कैश फ्लो में इसकी वजह से मेरे क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग चेंज हो रहे होंगे। प्रॉफिट, हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ, उसके नीचे इसको जगह मिलेगी। इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अंदर। वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है हमारा एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट Yes, एंड sir. लॉस के अंदर, वो कैसे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड अदर वर्किंग कैपिटल फिनिश गुड्स एंड माइनस क्लोजिंग दोबारा बताइए एक बार। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मैं पूछ रहा हूँ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। ये ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लाओ बेटा। योर गुड नेम? अवनी गर्ग। आपनी, आपका? नित्या। नित्या, ठीक है। कौन सी कंपनी के ऊपर है आपका असाइनमेंट? एप्पल। फाइल कौन सी कंपनी की बनाई है? एप्पल। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं हमारे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का कोई दूसरा नाम है? आप ट्राई करेंगे? इनकम रेशियो। इनकम रेशियोज, बिल्कुल ठीक है। हमने एक चैप्टर पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स, उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ले लेती है। सिक्योरिटी प्रीमियम के क्या क्या यूजेस हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के कंपनी क्या यूज़ कर सकती हैं? आप ट्राई करेंगे? To write off preliminary expenses, to write off if there is any loss on debentures when issued, to write off the losses on share bonds issued, दोबारा बोलिए ये वाला। writing off losses on share bonds issued to employees. ठीक है, चलिए। जब एक कंपनी शेयर्स फॉरफीट करती है तो फॉरफीचर का रीज़न क्या होता है? लाइक पेमेंट नहीं होती है सारी कॉल्स की। ठीक है। फॉरफीचर की जर्नल एंट्री क्या डाली जाती है? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स एंड एरियर्स। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं होते पर डिबेंचर हो जाते हैं। हाँ। तो कोई लिमिट है डिस्काउंट की? कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? अगर मेरा 100 रुपये का डिबेंचर है तो क्या मैं 90 रुपये का डिस्काउंट दे सकता हूँ? नहीं। कोई लिमिट है? 10%। 10%, ठीक है। प्रीमियम की कोई लिमिट है? एक्स्ट्रा लेते हैं ना 100 रुपये से ऊपर, उसकी कोई लिमिट है? ऐसी कोई लिमिट नहीं है। डिस्काउंट की लिमिट है? शेयर्स पे जब रीइशू होता है तब उस पे तो होती है, लाइक
जितना फॉर फीचर का नहीं, amount इशू है। के टाइम पर कोई लिमिट है डिस्काउंट की या प्रीमियम की? नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जब हम प्रोफार्मा बनाते हैं तो वो प्रोफार्मा हमें कहाँ पर दिया गया है, हम कहाँ ढूंढ सकते हैं उसे? कंपनीज एक्ट 3 में कंपनीज एक्ट 3, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 उसका कोई पार्ट वार्ट समथिंग कुछ होता है? कंपनीज एक्ट बिल्कुल ठीक है, शेड्यूल 3 भी आपका ठीक है, उसका कोई पार्ट होता है कुछ? ट्राई करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L का जब हम प्रोफार्मा बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे ऊपर हमारा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके नीचे आता है टोटल अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर आने वाली कोई इनकम का नाम? लाइक कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कुछ इनकम के एग्जांपल दीजिए। लाइक सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, आपका नाम? सर केशव। सर केशव, ओके। आपका नाम? सर रौनक। रौनक। तो कौन सी कंपनी का? सर रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस का, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपने वैसे मेनली जो कवर किया है वो रेशियोज और कैश फ्लो कवर किया है, ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे। हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में कवर किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन? सर P&L अकाउंट में जो हमारे क्या कहते हैं चार्जेस होते हैं, चार्जेस को पे करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हम प्रॉफिट के बाद वाली एप्रोप्रिएशंस को पे कर सकें, हमें पार्टनर्स को डिवाइड कर सकें, जैसे हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल सकें। तो उसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और P&L अकाउंट में हम चार्जेस को पे करते हैं बेसिकली। ठीक है। किसे एक फॉर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है? किसे बनाया जा सकता है? किसे पार्टनर बनाया जा सकता है? सर जिसकी एज 18 से अबव हो और वो कंट्री का सिटीज़न हो और लीगली उस पर कोई केस वगैरह ना चल रहा। ठीक है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तीनों बुक्स के नाम क्या हैं? सर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ये चैप्टर का नाम है। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, और ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए, इस तरह के सवाल भी आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है, इट्स ओके। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल? सर व्हेन सर ईयर बाय ईयर गुडविल की वैल्यू जो है डिक्रीज होती जाती है बिकॉज वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। गुड गुड गुड, तो वो डिक्रीज होती है तो उसका अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ठीक है। जब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं तो गुडविल वैल्यूएशन की नीड होती है। तो गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम हैं? सर पहला मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, और चौथा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, और पांचवा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स। ठीक है। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सर सुपर प्रॉफिट इज फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू व्हाट? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और तो क्या सुपर प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है? नो सर, इफ सुपर प्रॉफिट इज आपने बोला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मेरे नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू ज़्यादा हुई तो सुपर प्रॉफिट का बेसिकली नेगेटिव। हाँ, तो उसके बाद गुडविल ही नहीं होगी। तो गुडविल होगी ही नहीं। ठीक है, गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकते। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल?
Distribution basically. So premium for goodwill account debit to old partners capital account Are you in the sure? sacrificing ratio. Premium for goodwill debit to old partners capital account. Sacrificing partner Sacrificing partners. in the sacrificing ratio. ठीक है, थोड़ा कैश फ्लो पे आते हैं. कैश फ्लो में हम एक एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. नॉन कैश के 2 एग्जांपल और नॉन ऑपरेटिंग के 2 एग्जांपल बता सकते हैं. नॉन कैश के 2 एग्जांपल बताइए. ऐसे कौन से 2 आइटम है जो नॉन कैश की वजह से वहाँ पर ऐड और लेस होते हैं? सर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. और नॉन ऑपरेटिंग के आप बताएंगे? नॉन ऑपरेटिंग सर provision for tax of previous year. Provision for tax. No, provision for tax नहीं. कोई बात नहीं, इट्स ओके. जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं? जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाती हैं? सर इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. That is known as revaluation of assets and liabilities. Assets and liabilities. And sir, and the treatment of goodwill. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है, और कुछ? और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, व्हाट एल्स? सर आई गेस दिस इज. ठीक है. जब एक पार्टनर रिटायर होता है या डेथ हो जाए किसी की, तो जो इंटरवेनिंग पीरियड होता है जब तक वो हमारे साथ था, मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग द ईयर की. ठीक है, मान लीजिए एक पार्टनर हमारे पास से जुलाई में रिटायर हो गया या जुलाई में उसकी डेथ हो गई, तो जो 2-3 महीने वो हमारे साथ था तब तक का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं कुछ. हाँ जी सर. क्या नाम है उनका? सर मैं मेथड का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको मेथड्स ज़रूर बता सकता हूँ. तो मैं मेथड्स बता दूँ आपको. मेथड बता दिए. चलिए सर, एक मेथड होता है कि जितना हमारे फर्म का प्रॉफिट था उसके जितने टाइम तक वो हमने उसका प्रॉफिट यूज़ किया और उसके शेयर को उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका शेयर निकल आ जाएगा उतने टाइम के प्रॉफिट के लिए. ये जिसकी बात करें उस मेथड का नाम पता है आपको? टाइम बेसिस. तो दूसरे का है? और दूसरा मेथड ये होता है कि सर हमने जितने टाइम तक के लिए उसका प्रॉफिट यूज़ किया है उतने टाइम तक के लिए हम उसको इंटरेस्ट देते हैं. नो, दूसरे मेथड का नाम? सर टर्नओवर बेसिस. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. क्या नाम है आपका? पार्थ. पूरा नाम? पार्थ गुप्ता. पार्थ गुप्ता. आपका नाम क्या है? हितेश कुमार. हितेश. तो कौन सी कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया आपने? सर सैमसंग. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम कहाँ पर ढूंढ सकते हैं? कहाँ मिलेगा हमें उसका प्रोफार्मा? हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा आपको शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में. पार्ट 1 में. ओके. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो फाइनेंस कॉस्ट हमारा होता है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर किस तरह के खर्चे आते हैं? इंटरेस्ट हो गया, जो भी इंटरेस्ट चाहिए जैसे डिबेंचर पे देते हैं, और हम किसी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग पे इंटरेस्ट देते हैं, वैसे खर्चे. इंटरेस्ट के अलावा कोई और खर्चे भी आ सकते हैं इसके अंदर? हाँ, जैसे हमने वो सारे कॉस्ट आएंगे जो हमें पैसा लेने में लगे हैं. ओके. जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो वो अपने साथ क्या क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है. वो कैपिटल क्यों लेके आता है?
फॉर्म में चाहिए होती है। और इनको दो चीज़ों को नाम क्यों दे रहे हैं? सुनो, मान लो वो कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए ला रहा है और प्रीमियम के नाम पर 1.5 लाख रुपये 50,000 रुपये ला रहा है, तो टोटल 1.5 लाख रुपये ला रहा है। तो इस 1.5 लाख को दो नाम क्यों दिए गए हैं कि 50,000 इस चीज़ के हैं और 1 लाख इस चीज़ का है? वजह क्या है? सीधा क्यों नहीं कह देते 1.5 लाख रुपये ला रहा है? क्योंकि जो फर्म की जो गुडविल होती है उसका भी तो वो पार्ट लेके आएगा अपने साथ। और ठीक है, और अपना अलग से वो कैपिटल का पार्ट भी लेके आएगा। वही मैं कह रहा हूँ, कैपिटल का पार्ट क्यों लेकर आ रहा है? आप ट्राई करेंगे? क्योंकि वो उसे उस फर्म का नया पार्ट बनने तो पहले जो उसके एसेट्स है लाइबिलिटीज़ है उसमें से शेयर मिलेगा, एंड वो गुडविल इसलिए लाता ताकि वो जो आगे प्रॉफिट्स होंगे उसका पार्ट ले सके। एग्जैक्टली। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी 2 चीज़ें क्रेडिट करते हैं और कौन कौन सी 2 चीज़ें डेबिट कर सकते हैं? क्रेडिट करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स। ठीक है, इसके अलावा कोई और आइटम? क्रेडिट करने के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स और गुडविल का हिस्सा। ठीक है, और डेबिट में? डेबिट में एक्यूमुलेटेड लॉसेस और रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा होता है कि अगर हमें कोई करंट जो हमारे पास एसेट्स है लाइबिलिटीज है कोई भी, उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा हमें वो बताएगा। एंड जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो बनता है जब हमारा जो फर्म है बंद हो रही है, तो उसमें पहले हमें कितनी पेमेंट करनी है और कितने हमें रिकवर हुआ है, उसके बाद जो उसका नेट लॉस है प्रॉफिट होगा उससे हमें पता लगेगा कि हमें नेट पेमेंट कितनी करनी होती है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बनाया जाता है? AS3 वेरी गुड। AS3 रिवाइज्ड। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो कि मतलब किसी इवेंट के हैपनिंग पर हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी बनेगी, आज वो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमारे उससे पेमेंट नहीं करनी कोई। ठीक है, जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो किस अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाता है? कैपिटल अकाउंट्स को नहीं फर्म डिसॉल्व होती है। द बैलेंस ऑफ विच अकाउंट शुड बी 0? यू वांट टू ट्राई? मतलब सर जब फर्म डिसॉल्व होगी तो 0 तो नहीं, बट जो हमारा बैंक अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। मैच हो जाएगा, वो बेसिकली वो 0 हो जाएगा बैलेंस। नहीं। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट, बैठो बेटा। आदित्य सूर्यवंशी। ओके, आपका क्या नाम है? पीयूष। ठीक है, तो अडानी के ऊपर आपने बनाया है प्रोजेक्ट अपना। तो अडानी जी क्या क्या कवर करते हैं आप जानते हैं? यस सर। हाँ, टेलीकॉम, पेट्रोलियम, शिपिंग यार्ड, एयरपोर्ट्स, माइनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है इसके अंदर, आपने इसके खर्चों में दिखाई दे रहा है मुझे। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में किस टाइप के खर्चे आते हैं? सर सैलरी। सैलरी, ठीक है, और बोनसेस। बोनसेस एंड एम्प्लॉयज गिवन हॉलीडे, employees taken to holiday destinations, and many more. Many more is not an answer at all. ठीक है, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसको गुडविल का शेयर देने के लिए क्या एंट्री डाली जाती है पीयूष? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, इसके अंदर आपने जिक्र किया है लिक्विडिटी रेशियो का। तो लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन से रेशियोज आते हैं? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अच्छा, तो करंट रेशियो का कोई दूसरा नाम होता है? होता है कोई दूसरा नाम? याद नहीं है। लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम? नहीं, वो भी याद नहीं है। ठीक है,
करंट रेशियो का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है, और लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। हाँ हाँ, ठीक है। और थोड़ा आगे आते हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर हमें फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं। अच्छा है, प्रोजेक्ट आपका बढ़िया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपने यहाँ पर एक लिखा है, ये क्या होता है मुझे समझाएंगे आप ज़रा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सर, it is this coverage and this ratio help us to know about the what is the formula basically? profit before interest, tax and dividend upon interest. ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है। और आते हैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज में कोई सिमिलैरिटी है इन सारे रेशियोज में? Yes sir. इसमें काफ़ी सारे रेशियोज मुझे नज़र आ रहे हैं, ITR, TR, TPTR, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी है? Sir, in all to find out the turnover ratios we need RFO. We need RFO to find out all the turnover ratios. In maximum ratios. In maximum ratios we need. कोई ऐसा रेशियो जिसमें हमें RFO नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए हो? Trade payable turnover. ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, उसमें क्या चाहिए हमें? Not trade payable. तो ट्रेड पेबल में क्या चाहिए वैसे? चलो, जो तुम बता रहे थे उस बात को कंटिन्यू करो। तो ऐसा और कौन सा रेशियो है जिसमें हमें RFO नहीं चाहिए? It's ITR, inventory turnover ratio. We need cost of goods sold. Yes. Huh? Which is also known as cost of revenue from operation. ठीक है, अभी थोड़ा पार्टनरशिप पे आ जाते हैं। पार्टनरशिप और कंपनी के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की कोई क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, आप बताइए। जब कंपनी जैसे 1000 शेयर के लिए 1000 शेयर अपने मार्केट में इशू करती है, लेकिन एप्लीकेशन जो 1500 शेयर पे आ जाते हैं, मतलब 1500 शेयर की जगह पर 1500 लोगों ने अप्लाई किया, तो दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई परसेंटेज, कुछ लिमिट है? सर, फॉर शेयर इट इज 90%। इफ इट इज नॉट गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? कंपनीज मेमोरेंडम, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितनी कैपिटल वो लिख पाते हैं वो ऑथराइज करते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। दिखाइए। तो आपका नाम है मयंक मित्तल, और आपका क्या नाम है? देव शर्मा। देव शर्मा, ठीक है। प्रोजेक्ट पर मेहनत तो की है बच्चे ने, अच्छा है, बढ़िया है। तो कौन सी कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप? रिलायंस पावर। रिलायंस पावर, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लिखा है कंपैरेटिव स्टडी, क्या होती है कंपैरेटिव स्टडी? सर, कंपैरिजन करते हैं जो। कैसे कर सकते हैं हम कंपैरिजन? कौन सा तरीका है कंपैरिजन के लिए हमारे पास? सर, जब कंपैरेटिव टेबल बनाकर। कंपैरेटिव टेबल या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखा है डेट इक्विटी रेशियो, क्या होता है ये डेट इक्विटी रेशियो, आप बता सकते हैं? डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, कोई इसका आइडियल रेशियो? 1:1। आइडियल रेशियो ठीक बता रहे हैं ये? 2:1। 2:1, यानी कि अगर हमारा अपना 1 रुपया है तो बाहर से 2 रुपये चलेंगे आराम से, है ना? ठीक है। देखो, जब वाइवा हो रहा होगा तो आप लोगों ने नर्वस नहीं होना है, ठीक है? तैयारी अच्छी है तो किस लिए नर्वस होना है? और चलते हैं थोड़ा सा आगे इसके अंदर। काफ़ी सारे रेशियोज आपने यहाँ निकाले हुए हैं। टर्नओवर रेशियोज का जिक्र आपने यहाँ पर किया हुआ है। यस सर। एक इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। यस सर। क्या फॉर्मूला है इसका? सर, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो
सर नेट सेल अपॉन नेट फिक्स एसेट. नेट सेल अपॉन नेट फिक्स एसेट्स. ठीक है. अच्छा, ज़रा हम थोड़ा सा दूसरी बुक्स में चलते हैं. ये तो आपका हो गया, एनालिसिस वाला पार्ट हो गया. जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर जैसे कि हमें जानते हैं कि वो डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर, दोनों केसेस में पॉसिबल है. ठीक है. मान लो एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किया 100 रुपये का. ठीक है. और कंपनी ने अभी सिर्फ 80 रुपये ही लिए हैं. 20 रुपये अभी कंपनी ने नहीं मांगे हैं. साल हमारा ख़त्म हो गया, 31 मार्च आ गया और इंटरेस्ट भी देना है. आज मान लो 8% का इंटरेस्ट है. तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 100 रुपये पे होगी, 80 रुपये पे होगी कि या किसी और वैल्यू पर होगी? सर 80 रुपीज़. 80 रुपीज़ पे होगी. कोई वजह है इसकी? पर डिबेंचर तो 100 रुपये का था. सर जितना इशू मंगवाया उसको, हाँ, जितना पैसा मिला है इंटरेस्ट उसी वैल्यू पर दिया जाएगा. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, जब कंपनी को ये पता चलता है कि कंपनी ने कुछ साल बाद जब ये डिबेंचर रिडीम होंगे तो उस टाइम पर कंपनी को प्रीमियम भी देना पड़ेगा. तो उस प्रीमियम का हम क्या करते हैं, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उसे? सर आप बताएंगे? बाय डेबिटिंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. बिल्कुल ठीक है. क्रेडिटिंग प्रीमियम. बिल्कुल ठीक है. लॉस डेबिट हो जाता है और प्रीमियम क्रेडिट होकर बैलेंस शीट में कैरी होता चला जाता है. ठीक है. जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर एक हमारा हिस्सा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है. उसके अंदर क्या आता है, कौन से आइटम्स उसके अंदर आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. डिबेंचर्स. डिबेंचर्स. डिबेंचर शेयर्स. शेयर्स उसके अंदर आते हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात हो रही है. नहीं डिबेंचर्स. आप ट्राई करेंगे? डिबेंचर्स और लोन टेकन फ्रॉम बैंक. हाँ, बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती हैं. ठीक है. उसके अलावा अगर हम थोड़ा पार्टनरशिप के अंदर जाते हैं तो फंडामेंटल्स की बात करते हैं. फंडामेंटल्स में जो हमारी पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड क्या ज़रूरी है रिटर्न हो? ओरल भी हो सकता है. ओरल हो सकती है. कोई फ़ायदा रिटर्न रखने का? एक प्रूफ रहता है. प्रूफ रहता है. ठीक है. ओरल को कहीं ना कहीं साबित करना मुश्किल हो जाएगा जब कोई डिस्प्यूट निकलेगा, है ना? ठीक है. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होता है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट कैपिटल देते नहीं है, फिर चार्ज अप्लाई नहीं होते हैं वो. ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होता है? सर इक्वल रेशियो में बांट दिया था. इक्वल रेशियो में बढ़ जाता है. ठीक है. हमारे जो टर्नओवर रेशियोज हैं, टर्नओवर रेशियो का सीक्वेंस याद है आपको? यस सर. सर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो. ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है. ठीक है, थैंक यू. तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से वाइवा एक चलता है और किस तरह से बच्चों को प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, कहीं कहीं पर वो अटक भी रहे थे. तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो यहाँ से हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है वो ये कि सबसे पहली बात तो नर्वस नहीं होना है. मैं जानता हूँ कि जब कोई हमसे सामने से सवाल करने के लिए बैठा हुआ है तो काफ़ी कुछ अंदर चल रहा होता है कि मेरी बारी कब आएगी, मेरे साथ कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं जवाब दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा. ऐसा कुछ आपको अभी सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बहुत रिलैक्स होकर जाइए. बहुत लंबी स्माइल की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो कुछ बातें आपको ये ख्याल रखनी है, नर्वस नहीं होना है. दूसरी बात, जो आप प्रोजेक्ट फाइल बना के जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट फाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए. मोटी मोटी बातें, किस कंपनी के ऊपर आपने बनाया है, उस कंपनी की एसेट्स क्या क्या हैं, थोड़ी बहुत उस कंपनी का टर्नओवर कैसा है, कुछ रेशोज़ की आपको बारीकियां भी पता होनी चाहिए. उसके अलावा आपको जो दो चीज़ें बहुत ख्याल रखनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस.
एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर वाइवा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर भी हमारा जो एग्जामिनर होता है उसका काफ़ी ज़्यादा फोकस इन 2 चैप्टर्स के ऊपर रहता है। और हाँ, एंड में बस यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनका बहुत ही जल्दी वाइवा होने वाला है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इस टाइम पर ये मत सोचिएगा कि नहीं वो उससे ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ये होगा वो होगा। दोस्त हैं, दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सब हमारे काम के होते हैं, तो उन्हें भी शेयर कीजिएगा, सबके काम आना चाहिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।